Good evening, students. Today we will go through the next quantitative measure of credit control by RBI, that is liquidity adjustment facility. Liquidity adjustment facility, it is a facility extended by RBI to scheduled commercial banks and primary dealers to avail liquidity in case of requirement or to park excess funds in case of excess liquidity with RBI on an overnight basis against the collateral securities including state government securities. मतलब क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये वो फैसिलिटी आरबीआई देता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को और प्राइमरी डीलर्स को कि या तो लिक्विडिटी कैश रिक्वायरमेंट है तो आरबीआई से ले सकते हैं एक रात के लिए, या फिर एक्सेस लिक्विडिटी या कैश है तो आरबीआई में जमा भी कर सकते हैं तो एक रात के लिए। और जब बोरो करते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स तो कोलैटरल सिक्योरिटीज को गिरवी रखकर। अच्छा ये LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक तरह का लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑन डे टू डे बेसिस है। और ऑपरेशंस कैसा होता है इसका, यहाँ पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आर कंडक्टेड बाय वे ऑफ रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, रिपोज एंड रिवर्स रिपोज। मतलब क्या है कि आरबीआई के साथ जब बोरो करते हैं तो सिक्योरिटीज वहाँ पर जमा करते हैं एट अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड रिपो। और जब आरबीआई के पास पैसे एक्सेस पैसे जमा करते हैं और सिक्योरिटीज लेते हैं तो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और एट प्रेजेंट 29 सितंबर 2015 को रिपो रेट क्या हुआ 6.75। मतलब शेड्यूल्ड बैंक्स जब आरबीआई से बोरो करते हैं तो 6.75 रिपो रेट पे वो लोग बोरो करते हैं। और जब शेड्यूल्ड बैंक्स के पास एक्सेस कैश होता है और वो सिक्योरिटीज के अगेंस्ट उसको जमा करते हैं तो उनको जो इंटरेस्ट मिलता वो है 6.25, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। So this is about liquidity adjustment facility. Now let's go through marginal standing facility. Marginal standing facility एक short term scheme to borrow है by RBI given to scheduled banks. अच्छा और जो बोरो करते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स आरबीआई से वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के ऊपर ही बोरो करते हैं। और MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी डिफरेंट फ्रॉम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। कैसे, अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई एट अ रेपो रेट by pledging the government securities over and above the statutory liquidity requirement। मतलब जो statutory requirement होता है इतना तो कंपलसरी रखना ही है, उसके अबव पे वो लोग बोरो कर सकते हैं सिक्योरिटीज को आरबीआई के पास जमा कर कर। अब उसके बाद है MSF। क्या है, MSF में भी बोरो करते हैं फंड्स 1% of the net demand and time deposits and at 1% above the repo rate, 1% above the repo rate। repo rate से 1% ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है अंडर MSF फैसिलिटी। तो यहाँ पर आरबीआई ने ये फैसिलिटी कब इंट्रोड्यूस किया था, अंडर द मॉनिटरी पॉलिसी 2011 एंड 12। अच्छा ये एक लिक्विडिटी सपोर्ट फैसिलिटी गिवन बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक्स है और अगेंस्ट सिक्योरिटीज
above the SLR statutory liquidity requirement limit. अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अंडर MSF कितना है? 1% अबव द रेपो रेट और 1% हायर देन द रेपो रेट। लेकिन बाद में 2017 में द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड MSF हैज बीन लोवर्ड मीन्स 1% से क्या कर दिया? 0.25%। मतलब अब हायर देन MSF हायर देन रेपो रेट इज ओनली 0.25% है। फीचर्स क्या है? हाईलाइटिंग फीचर्स, एलिजिबिलिटी, कौन MSF फैसिलिटी अवेल कर सकता है? तो जो वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जिनका करंट अकाउंट है RBI के साथ और सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट भी है, तो वो लोग इस फैसिलिटी को ले सकते हैं। टेन्यूर क्या है? 2 fortnights, मतलब नियरली 15 से 20 दिन तक, एक रात से लेकर 15 से 20 दिन के अंदर वापस कर देना। टाइमिंग क्या रहेगा? तो ऑल वर्किंग डेज पे ये फैसिलिटी मुंबई में अवेलेबल है MSF की, एक्सेप्ट सैटरडे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, MSF रेट इज हायर देन रेपो रेट 0.25%। मिनिमम अमाउंट कितना बोरो कर सकते हैं? तो मिनिमम अमाउंट जो शेड्यूल्ड बैंक्स ले सकते हैं RBI से 1 करोड़ है ना, कम से कम। और जो सिक्योरिटीज के अगेंस्ट MSF फैसिलिटी ले सकते हैं वो है ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज या फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। इन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट MSF फैसिलिटी शेड्यूल्ड बैंक्स अवेल कर सकते हैं फ्रॉम RBI। Now we'll go through the selective credit control methods or direct credit control methods adopted by RBI to control the credit. Earlier we have discussed general or quantitative methods, but the need for selective credit control has come up because most of the banks started giving for speculative purposes the credit. So RBI was compelled to use selective and directive credit control methods. Now quantitative credit control methods से क्या होता है? Cost of credit is decided and total volume of credit in the country will be decided क्वांटिटेटिव मेथड से। लेकिन सेलेक्टिव मेथड से क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन और डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट अवेलेबल विल बी डिसाइडेड। मतलब जो भी क्रेडिट अवेलेबल है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना और किस डायरेक्शन में उस क्रेडिट का सप्लाई होना चाहिए, ये डिसाइड होता है। कॉस्ट और वॉल्यूम उससे डिसाइड नहीं होता। सेलेक्टिव मेथड से जो भी क्रेडिट अवेलेबल है उसको कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना और किस दिशा में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये डिसाइड होगा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड से। RBI को पावर्स मिले किससे? बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट से अंडर सेक्शन 21 एंड सेक्शन 35A। क्या एम्पावरमेंट हुआ कि पॉलिसी कौन सी होना, एडवांसेस देने की पॉलिसी कौन सी होनी चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स एंड बैंकिंग पॉलिसी। तो RBI को कौन से पावर्स मिले, क्या कर सकती है RBI? पर्पस ऑफ क्रेडिट डिसाइड कर सकती है, किस पर्पस के लिए लोन देना चाहिए, लोन दे रहे तो सिक्योरिटी का मार्जिन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एडवांसेस कितना दे सकते हैं, and rate of interest or terms and condition of giving advances also can be decided by RBI। तो ये डायरेक्शंस, ये पावर्स है RBI के पास टू यूज सेलेक्टिव एंड डायरेक्ट क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स। तो अभी हम देखेंगे 4 मेथड्स। तो पहला है डायरेक्शंस। 1956 में पहली बार
सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल यूज करने का नीड अराइज हुआ. RBI was forced to use because many commercial banks started giving loans for speculative purposes. So selective credit control use करने का नीड अराइज हुआ वहाँ पर. अब कैसा कैसा डायरेक्शंस दे सकती है RBI. एडवांसेस देने का 15 दिन में एक बार रिपोर्ट भेजो, किस तरह से एडवांसेस दिए. नेक्स्ट, फूड ग्रेन्स को सिक्योरिटी रखकर लोन्स देने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और मार्जिन ऑफ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया कि भाई इतनी सिक्योरिटी रख के इतना लोन दे सकते. इवन डायरेक्शंस वर गिवन कि कंज्यूमर गुड्स के लिए लोन नहीं दो, ऐसा भी डायरेक्शन देती है RBI. देन 1965 में क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम को बदलकर स्कीम आया, लेकिन बाद में इसका नाम रख दिया क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट, क्योंकि लिबरलाइजेशन आया तो नाम बदल गया. देन राशनिंग में क्या हुआ 1960s में. राशनिंग एज अ क्रेडिट कंट्रोल मेथड यूज किया गया टू चैनलाइज द क्रेडिट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. डिजायर्ड एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटी देना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर को ज़्यादा या एग्रीकल्चर को ज़्यादा देना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देना, ऐसे कि राशनिंग मतलब इतना कोटा इनके लिए ऐसा. मार्जिन रिक्वायरमेंट जब भी लोन्स देते हैं या एडवांसेस देते हैं तो उसके अगेंस्ट जो भी सिक्योरिटी के तौर पर कमोडिटीज रखते उस मार्जिन को बढ़ा दिए तो क्रेडिट कम दे सकती है बैंक, और मार्जिन को कम करे तो क्रेडिट ज़्यादा दे सकती है. इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं हम 1950s में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के अगेंस्ट जब क्रेडिट दे रहे थे तब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट मेथड को यूज़ किया गया. बाद में शेयर्स पहले फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे, अब डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो डीमैट अकाउंट. तो डीमैट शेयर्स के अगेंस्ट लोन देना पहले 10 लाख था, अभी 20 लाख कर दिए. और दूसरा मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटा दिए ताकि पेपर का यूज़ नहीं है ना, पेपरलेस शेयर्स जो होते हैं उसके लिए 50% मार्जिन रिक्वायरमेंट के बदले 25% भी अगर आप सिक्योरिटी रखें तो दे सकते हैं लोन्स, ऐसा डिसाइड हुआ. मॉरल सुएशन ये सिर्फ है मॉरल इंस्ट्रक्शंस देना, जैसे कि मीटिंग्स कंडक्ट करके इंस्ट्रक्शंस देना बैंक्स को RBI, या फिर लेटर्स भेजना. अगर बैंक्स RBI का सही भी RBI का जो रैपो है विद बैंक्स अच्छा है तो ये मेथड मॉरल सुएशन बहुत काम में आया, और कभी कभी बहुत सेफ प्ले करने के लिए भी डायरेक्शंस दे सकता है RBI. तो यहाँ पे कंपल्शन नहीं रहता है बट रिक्वेस्ट टाइप में होता है, जैसे लेटर्स भेजते हैं या डिस्कशंस करते हैं. और बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन होने के वजह से इस मेथड या मॉरल सुएशन एक सेलेक्टिव मेथड बहुत ही सक्सेसफुल रहा. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स.